अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़बीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल टाइज़ को मजबूत करने की हर कोशिश की जा रही है। फॉरेन मिनिस्ट्री भी इसके हवाले से जो अपडेट्स हैं उसको अपडेट कॉन्स्टेंटली कर रही है। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से भी कुछ अपडेट सामने आई। लेकिन हाल ही में एक ये खबर भी सामने आई कि 8 अफराद को जो है गिरफ्तार किया गया है जो डॉलर को स्मगल कर रहे थे। और ये स्मगलिंग पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने की। 8 अफराद में से 2 अफराद का ताल्लुक कोयटा से है और ये वहाँ पर जाके इलीगल हवाला और हुंडी का जो एक काम है वो उसको फ़रोग दे रहे थे। हमें याद होगा कि IMF के हवाले से अगर हम बात करें तो उनके अहदाफ में एक जो पॉइंट था पर्टिकुलर वो हवाला और हुंडी को कंट्रोल करने के लिए यानी मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए भी था। पाकिस्तान ने इसके हवाले से लेजिस्लेशन भी की। पाकिस्तान इसके हवाले से एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो भी मुतहरिक दिखाई देती है। लेकिन साथ ही साथ अब अफगानिस्तान के साथ जो पॉलिटिकल एक जो सिचुएशन जो सिनेरियो देखा जा रहा है उसका फ़ायदा उठाकर लोग जो हैं इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी को भी कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे के प्रोग्राम में कि आखिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान की इकॉनमी को हो सकते हैं अगर इसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डॉलर की इंटरबैंक जो मार्केट है उसमें 171.85 की जो प्राइसेस जा पहुंची है इसके क्या असरात मुरतब होंगे हमारे ऊपर। साथ ही साथ कुछ नैब के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि हाल ही में हमने देखा रिकवरीज के हवाले से फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्लेम रहा कि जो रिकवरीज हुई हैं अब तक उनको वो मौसूल नहीं हुई, जबकि अगर हम उनका रिबटल देखते हैं नैब का वो इसके बिल्कुल मुतरादिफ दिखाई दिया। उन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स को भी नेम किया कि वहाँ तक रिकवरीज गई हैं, कुछ पर्टिकुलर लोगों तक भी गई हैं और इसको और मजीद उन्होंने इलेबरेट करने की कोशिश की। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब, इकोनॉमी एक्सपर्ट, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोग्राम में सबसे पहले डॉलर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इंटरबैंक मार्केट में 171.85 की प्राइसेस जो है वहाँ तक जा पहुँचा है। आखिर इसके क्या असरात मुरतब होंगे हमारी इकोनॉमी के ऊपर? 171 नहीं है, 176 तक पहुंच चुका है। अच्छा। जी जी, 75 दोबारा हो चुका है। अच्छा। ये बेसिकली वापस आ गया था लास्ट 10 दिन में वापस आया था। और 10 दिन में इसलिए वापस आया था कि हमने डिस्कस भी किया था कि सऊदी अरेबिया की तरफ से $3 बिलियन जो हैं वो सपोर्ट दी जा रही है, टेम्परेरी सपोर्ट दी जा रही है। उसकी वजह से ये था कि एक ईज हो गया था मार्केट में कि सप्लाई नहीं थी डॉलर की, डॉलर आ नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा जा ज़्यादा रहा था, निकल ज़्यादा रहा था, इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इकॉनमी में कुछ ग्रोथ रिलेटेड हैं, कुछ जो है ऑयल और फूड के साथ जो है रिलेटेड हैं। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट्स हैं वो 6, साढ़े 6, सवा 6 अरब डॉलर की एक महीने की हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि वैल्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इम्पोर्ट्स की और साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़े, ग्रोथ भी आपकी इकॉनमी में जो है वो आई है। इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ जो डॉलर का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा आउटफ्लो था, तो जिसकी वजह से आपके रुपये पे जो है वो प्रेशर पड़ रहा था। तो एक अच्छी खबर थी कि सऊदी अरेबिया की तरफ से $3 अरब जो है वो सपोर्ट दी जाएगी, रिजर्व्स में इजाफा नज़र आना चाहिए था उसकी वजह से। और फिर साथ साथ आपके यहाँ जो है वो जो IMF का जो हो रहा था कि प्रोग्राम दोबारा जो है वो रिवाइव हो रहा है और उसकी डिटेल्स आ जाएंगी 1 हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में या जो भी एक टाइम फ्रेम था उसमें वो नहीं आया। सर बीजिंग के भी एक बैंक से भी जो बातचीत हो रही है, क्या उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, ये जो 2 बड़ी चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि $3 अरब इमीडिएटली जो है वो आना आपके पास ये इम्पॉर्टेंट था, वो नहीं आया तो रुपी देखें साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें बहुत प्ले करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, करेंसी मार्केट्स में, कि स्टेटमेंट्स आप देते हैं जब उसका एक वेट होता है कि जी आप कहते हैं कि सऊदी अरेबिया की तरफ से हमें जो है ऑयल फैसिलिटी मिल रही है। ऑयल फैसिलिटी से मुराद ये है कि आज आप ऑयल हमसे ले लें और पेमेंट आप 1 साल बाद कर दीजिएगा, तो इसकी वजह से आपको 1 साल का रिलीफ मिल रहा था। सऊदी अरेबिया से हम अच्छा खासा इंपोर्ट भी करते हैं, UAE से भी करते हैं, डिफरेंट रीजनल जो है मिडल ईस्टर्न इकोनॉमीज से हम जो है वो ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो टोटल ऑयल बिल है इस साल का, ऑयल एनर्जी कह लें उसको, LNG शामिल करके ये पूरा जो एनर्जी का बिल है वो तकरीबन कोई 17-18 अरब डॉलर जो है एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की और फूड की भी। तो 10 अरब डॉलर का तो हम फूड इंपोर्ट करते हैं जिसमें आपकी वो क्रॉप्स भी हैं जो हम यहाँ जो है सही से उगा नहीं पा रहे, जिसमें वीट भी है, शुगर भी है और बहुत सारी कॉटन भी है। बम्पर इस मरतबा स्टॉक्स हुए हैं, लेकिन बात यह है कि उस बम्पर होने का फ़ायदा हमें नज़र आए कि प्राइसेस में डिक्लाइन हो, क्योंकि शुगर की प्राइसेस जो है वो पीक पे चली गई थी। आपको पता है 160 रुपये। इसी के ऊपर बात की थी, आपने ये भी मेंशन किया था, मैंने आपसे वजाहत मांगी थी कि क्या पल्स बाइंग की चीज़ें जो है पाकिस्तान में ज़्यादा इंपोर्ट हो रही हैं, जिस पर आपने कहा था वो उसका परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन
उसके बावजूद भी जब हम LMTs पे जाते हैं, IMTs पे जाते हैं, हमें लग रहा होता है हर चीज़ इम्पोर्टेड है। तो ये इसकी क्या परसेंटेज, क्या जेन्युइनली परसेंटेज कम है अभी भी? जी देखें, अगर आप वो आइटम्स देखें जैसे लग्जरियस आइटम्स हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, मतलब 4-4 करोड़ की गाड़ी है, 5-5 करोड़ की गाड़ी है, लैंड क्रूजर्स हैं बड़ी, जो एक आपकी अफोर्डेबल कार्स वैसे हमारे यहाँ उस तरह से नहीं है, लेकिन छोटी गाड़ियाँ होती हैं, 1000 सीसी से नीचे की गाड़ियाँ होती हैं। उनकी भी देखें, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि हम यहाँ पे जी, हम यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करते हैं, सारे उसके पुर्ज़जात और इंजन सारा इंपोर्ट करते हैं। यहाँ सिर्फ असेंबल होता है, यहाँ मोबाइल फ़ोन भी मैन्युफैक्चर नहीं होता, असेंबल होता है, यानी कि सारी चीज़ें बाहर से आती हैं ज़्यादातर। और फिर यहाँ पे लोकलाइजेशन हुई है गाड़ियों की, 60-70% छोटे छोटे पार्ट्स की लोकलाइजेशन हुई है, बट उस तरह से इंडस्ट्री नहीं डेवलप हुई जिससे हम बहुत ज़्यादा खुद कफील हो सकें, खुद चीज़ें बना सकें, खुद हम उनको बना के फिर बाहर भेज सकें। हालांकि पोटेंशियल बहुत है हमारे यहाँ, बट हमारे यहाँ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया पिछले कई सालों से, बनिस्बत जो है वो यानी कि प्रोटेक्शनिज्म ज़्यादा रहा है, ज़्यादा हमें जो है कंज्यूमरिज्म की तरफ ज़्यादा रहा है, यानी कि खर्च करने को हमने ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया है बनिस्बत इसके कि प्रोड्यूस करने को। तो प्रोड्यूस करने को हमें ज़्यादा जो है इस वक्त सपोर्ट करना चाहिए, और वो भी प्रोटेक्शनिज्म से नहीं, कंपिटिटिव जो है वो मार्केट क्रिएट करके। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो आपका एनर्जी बिल बहुत ज़्यादा होना, और उसके साथ साथ 6.5-6.25 अरब डॉलर का मंथली इम्पोर्ट बिल। तो इसका मतलब ये कि आपका 40 से 42 अरब डॉलर से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट होगा, यानी कि जो आप बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं बनिस्बत उसकी जो चीज़ें भेज रहे हैं, तो इसका जो फ़र्क है, यानी कि आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है वो 40 से 45 बिलियन डॉलर का अगर एक साल का आपका आता है, तो इसके अगेंस्ट अगर रेमिटेंसेस आ रही हैं, तो रेमिटेंसेस कितनी आ जाएंगी? 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आ जाएंगी, तो फिर भी आपका 15 अरब डॉलर का गैप रहेगा। ये 15 अरब डॉलर को इन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी कि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए वो नहीं इस वक्त आ रही, इसको गैप को पूरा करना चाहिए। फिर तीसरी चीज होती है आपके कर्जों की अदायगियां। गैप आप कह रहे हैं FDI से पूरा जी बिल्कुल, कर्जों की अदायगियां फिर होती हैं, तो कर्जों की अदायगियां आपके यहाँ 10 से 12 बिलियन डॉलर पूरे साल की होती हैं। तो देखें IMF का प्रोग्राम जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, वापस चलना। ये एक अलग डिबेट है कि IMF को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो हमने ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से IMF को जाना पड़ता है। IMF तो नहीं कहता हमें कि आप आ जाएं, तो हम ही जाते हैं, क्योंकि हम चीजें ठीक नहीं करते। प्राइसेस का क्या इंटरकनेक्शन है, इसकी वजह क्या है? क्या हमें प्रेशर में डालने के लिए ये कोई टैक्टिक है, या ये कुछ इंटरकनेक्टेड है फैक्टर्स? नहीं, देखें हमारे अपने प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हमने सही से अपनी इकोनॉमी को मैनेज नहीं किया, हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए, हमने अपने आप का जो हमारी सप्लाई चेन है हमने उसको ठीक नहीं किया, हमने प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं किया अपनी, हमने एजुकेशन पे जो है वो ध्यान नहीं दिया, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। अब कैसे हम ये समझ सकते हैं कि जी हमारी सब चीज़ें बस ठीक रहेंगी, और हमें IMF जो है वो हमेशा कहता रहेगा कि जी आप ले लें मुझसे लोन, और हम हमेशा IMF के पास जाएंगे और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वही 5 साल का एक जो है आपके पास टेनर होगा, 5 साल के एंड में फिर जाके आप IMF के पास बैठे होंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हम इस पूरे प्रॉब्लम से, इस पूरे इन इश्यूज से निकलते क्यों नहीं है बाहर? ये हमारा कसूर है ना, कि अगर हम नहीं निकल पा रहे, तो हमारी कॉम्पिटेंस है, हमारी गवर्नेंस है, हमारा ये सब चीज़ें। तो पॉइंट मेरा ये है कि ये जो IMF का प्रोग्राम है ये डिले हो रहा है। डिले से मुराद ये कि इस पर कोई डिसीजन ना आना। देखिए टाइमली कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन करके उसको फिर मेंटेन करना कि जी अगर कोई इवेंट लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आपके सामने सीधी एग्जांपल है कि हमारा रुपी जो है डॉलर के मुकाबले में 175 पे पहले गया था, उसके बाद 159 पे आ गया था, 169 पे, 169 पे आ गया था, उसके बाद फिर चला गया 8 दिन में। वो इसलिए गया कि सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई अपडेट ही नहीं थी, जो रिजर्व्स हमारे नंबर नजर आए। पहले भी मेंशन की थी कि अगर हम इसके ऊपर ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग पर रहे तो फिर दोबारा से अब देखें ना आप कितने वल्नरेबल थे ना, कि आपने उस पर रिलाई किया, वो नहीं आया, और आप फिर से वो रुपये का वही हाल हो गया। तो देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रिजर्व्स बिल्ड करें, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन कैपिटल को बेहतर करके हम देखें। मैं बार बार यही कहता हूँ, रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जो ये बिजली के रिफॉर्म्स हैं, यानी कि एनर्जी रिफॉर्म्स हैं, आपके यहाँ जो है वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, आपके यहाँ पब्लिक फाइनेंसेस के रिफॉर्म्स हैं, टैक्स से लेकर कैसे टैक्स वो खर्च होता है, किस एक आदमी पे हम किस तरह खर्च करते हैं, उसकी क्या मुस्तकबिल बनाते हैं हम, हेल्थ से लेकर एजुकेशन, ये सब नहीं करेंगे, प्लानिंग इसकी नहीं करेंगे अलवीना, हम इसी को रोते रहेंगे कि जी अब तो ग्लोबल सिनेरियो था, वो जी ग्लोबल मार्केट में ऐसा हो। हम ये कहते क्यों हैं? आपको पता है पिछले 3-4 साल में इन्फ्लेशन ज़्यादा रही है, ये अभी नहीं हुई है हमारे यहाँ। अभी हम ये कह रहे हैं कि जी अब तो वो जी ग्लोबली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो ग्लोबली तो हम तो ग्लोबल
पूरी दुनिया का हिस्सा है ना, उसी में ऑपरेट करेंगे ना, उसका इम्पैक्ट तो आएगा और जाएगा। लेकिन वो कौमें जो अपने आप को सही से मैनेज करके रखती हैं, सही से प्लान करके रखती हैं, बिल्कुल ये पॉलिटिक्स में होना है, इट्स अ सीरियस बिजनेस। ये ऐसा नहीं है कि हम बस कहेंगे जी आए और ग्लोबली सब कुछ हो रहा है इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। ठीक है खुर्रम साहब, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें और अफगानिस्तान का सिनेरियो देखें, यूएस का इनखला की तरफ अफवाज का जाना, ऑल ऑफ अ सडन उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होना और पाकिस्तान का इसके अंदर किरदार होना, पाकिस्तान के लिए इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, हुंडी और हवाला के हवाले से गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे डॉलर इंटरबैंक मार्केट प्राइसेस के हवाले से और किस तरीके से प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं विद इन वीक्स। और खुर्रम साहब ने पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की कि अगर हमारी स्ट्रैटेजी दुरुस्त नहीं होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, तो फिर हम ये शॉर्ट टर्म जो हमारे प्लान्स हैं इसके ऊपर रिलाइन नहीं कर सकते और वही चीज़ें जो है हम हमारे पास बाउंस बैक होकर आती हैं और वही सिचुएशन हम उसको फेस कर रहे होते हैं। इस वक्त प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे अफगानिस्तान के सिनेरियो के हवाले से। उस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है मुल्क, हमारा हमसाया है, पाकिस्तान के ताल्लुकात उसके साथ बेहतर हैं और पाकिस्तान और इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी भी जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि IMF की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव रहा कि हुंडी और हवाला को, मनी लॉन्ड्रिंग को यानी ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान ने बहुत सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन अब क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए? जी खुर्रम साहब। जी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसमें बहुत इकोनॉमिक ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है जी, और लार्जली अनडॉक्यूमेंटेड है। अफगान ट्रांजिट का आपने नाम सुना होगा, वो कोयटा और चमन बॉर्डर से दोनों से ज़्यादातर चमन बॉर्डर से और इस तरफ पेशावर वाले तुर्खम बॉर्डर से भी होता है। तो देखें, पॉइंट ये कि इसको हमें किसी तरह से फॉर्मुलाइज ज़रूर करना है, हमें किसी तरह से इसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो नेचुरली हमें पता ही नहीं होगा कि ये काला पैसा आ रहा है या वाइट पैसा आ रहा है या किस तरह से ट्रेड हो रहा है। आज मैं आपको नंबर बताता हूँ, अभी आप रीसेंट नंबर्स देखें तो इवन अफगानिस्तान हमें एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी कि पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान को, वो हमसे इंपोर्ट करता था, चीज़ें हमसे मंगवा रहा था। लेटेस्ट नंबर्स के हिसाब से अफगानिस्तान हमें भेज रहा है चीज़ें। अच्छा जी, तो और ये सिर्फ एग्रीकल्चर में कर रहा है या फिर डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, बट ये है कि ज़्यादा खाने पीने की होती हैं और ये बेसिक प्रोडक्ट्स होती हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं है जैसे शुगर हम भेज रहे थे। लेकिन एक पॉलिटिकली अनस्टेबल मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहने वाला हूँ कि ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान से जो है वो ग्रे मार्केट जो है वो सारी इन्फिल्ट्रेट होती है पाकिस्तान में, या यहाँ से भी होती है। हमारे यहाँ कितने इस तरह के एविडेंसेस हैं जो कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट दिखाई गई लेकिन एक्चुअली वो लोकल मार्केट में गिरी और एक्सपोर्ट का जो है वो आपको उसका बेनिफिट मिल गया। अच्छा। अब होता है ना, कुछ कैशबैक्स होते हैं, कुछ एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स छूट होती है कि जी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स किस चीज़ का, हम आपको उल्टा जो है बेनिफिट देते हैं उसका। तो हमारे यहाँ कितने बिजनेसेस ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक्सपोर्ट दिखाई अफगानिस्तान की और एक्चुअली यहाँ से जो है ना वो एक्सपोर्ट का बेनिफिट ले लिया। तो एक्चुअली हमने भी गलत किया है, सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं हुआ है, हमने भी गलत किया है। हमने बहुत अनडॉक्यूमेंटेड वे में जो है चीज़ें भेजी भी हैं और उसका यहाँ से बेनिफिट भी लिया है और हमारे एक्सचेकर को जो है ना बहुत नुकसान हुआ है। अब यकीन करें, बहुत बड़ा जो है वो ट्रेड का वो है आपका, ये कोई 500-800 या बिलियन डॉलर की बात करते हैं ना, ये बहुत बड़ा जो है दोनों तरफ इंडिया के साथ भी हमारा जो है ट्रेड का जो पोटेंशियल है वो रफली, अगर इंडिया और चाइना का 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो सकता है तो हमारा क्या 10 बिलियन डॉलर का भी नहीं हो सकता। यही कहते हैं ना, एक प्रॉक्सी होती है वो हालात की वजह से। मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों तरफ से चीजें अगर बेहतर होती हैं तो इस रीजन का कितना बड़ा पोटेंशियल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखें, लेकिन ये जो रीजन है कोशिश करता है, भारत का तो जो इसके ऊपर स्टांस है वो काफी ज्यादा। नहीं, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ रीजन की। मैं तो ये नहीं कह रहा कि जी भारत गलत है हम ठीक हैं, और वो ऑफ कोर्स उसका एक स्टांस जो है वो बहुत बायस्ड है। उसका तो प्रॉब्लम वो कश्मीर के यूएन का जो मेन मसला है वो तो है ही, उसकी लॉबिंग है, सब कुछ है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि इस रीजन में इस रीजन में कितना पोटेंशियल है, यानी कि अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया एंड मिडल ईस्ट, ये इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं कि आप इनके साथ ट्रेड कर लेना आप बीच में। वो मैं अक्सर ये पॉइंट आउट करता हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान की जो वो है जो वो उसका वो क्या है कि एक तरफ वो कहते हैं ना कि जो एनर्जी रिच एशिया है या मिडल ईस्ट है, एनर्जी रिच, दूसरे एंड पे एनर्जी हंग्री लोग हैं, यानी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसको फीड करना है, और उस तरफ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है या इतने बड़े जो है वो वैल्यू वाइज हाथ हैं इतने बड़े कि वो फीड कर सकते हैं, यानी कि एक तरफ देने वाले हैं एक तरफ खाने वाले हैं।
आप बीच में हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन दोनों को किस तरह मिला के Bridge अपने लिए का बेहतर, किरदार अदा एग्जैक्टली करें। कितनी बड़ी चीज़ आप प्ले कर सकते हैं। जी। बट पॉइंट वही है ना कि हम प्लानिंग क्यों नहीं करते, हम जियो पॉलिटिक्स को अपने कार्ड्स अपने लिए प्ले क्यों नहीं करते। तो अफगानिस्तान सिर्फ एक इकोनॉमी है, अभी इमर्जिंग इकोनॉमी है, वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे एजुकेशन से लेकर हेल्थ से बहुत बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। हमें डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी पड़ोसी कहीं प्रॉब्लम में हो तो हमें उसका साथ देना चाहिए, और हमारा साथ भी इस तरह ये देंगे। भी बता दीजिए, आपको याद होगा जो अफगान गवर्नमेंट है उन्होंने ये एलामिया जारी किया कि जितना भी ट्रेड अफगानिस्तान में हो रहा है उसको कोशिश किया जाए कि वो अफगान करेंसी में हो बजाय डॉलर के। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान से डॉलर जाने की आखिर क्या वजह है? क्या ये पर्टिकुलरली पाकिस्तान के जो कुछ लोग हैं अपने फ़ायदे में कर रहे हैं, इसका नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हो रहा है जो 8 गिरफ्तारियां हुई है, या फिर इसकी कोई और वजूहात हैं? नहीं आखिर है देखिए, क्या ये? देखिए बात ये है कि अफगानिस्तान में डॉलर 20 साल से जो है वो डाला जा रहा था। 2 ट्रिलियन डॉलर्स में से 1 ट्रिलियन डॉलर तो अफगानिस्तान में जो है ना वो खर्च हुआ है। ये एज पर अमेरिकन फैक्ट्स, जो उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उनका अगर 1 ट्रिलियन डॉलर्स अगर खर्च हुआ है तो आप ये देखें ना कि वो डॉलर मतलब इफेक्टिवली डॉलर ही यूज हो रहा था वहाँ। उनकी अफगान करेंसी नहीं यूज हो रही थी, ऐसा नहीं हो रही थी, मतलब कि जो सिग्निफिकेंस थी वो डॉलर की ज़्यादा थी। तो वो इतना ज़्यादा यूज टू हो गए हैं कि वो डॉलर एकदम से, अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया और IMF ने $500 मिलियन देने थे वो भी रोक लिए। स्टेट बैंक, वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है, उनके कोई 3 या पता नहीं $5 बिलियन रफली कोई इतने जो रिजर्व्स थे वो स्क्वीज कर लिए गए। तो डॉलर एकदम से मार्केट से गायब हुआ, तो वो तो हैंड टू माउथ हो गए। तो वो कहाँ से लेते डॉलर? और हमारे यहाँ तो आप जैसे मैंने कहा कि आप उस पॉइंट से रिलेट करें कि हमारे अफगान ट्रांजिट का जो पूरा एक सिस्टम है वो इतना डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो वो ये सब चीज़ें स्मगलिंग तो फिर बहुत इजी है ना करना, हो जाती है। और हर जगह कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं लोग, आपको पता है। हवाला हुंडी तो इस पूरे रीजन में बहुत राइफ है ना। इंडिया हो, चाहे इंडिया में रिलेटिवली कम हुई है अभी, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कानून उठाए, लेजिस्लेशन उठाए, उस वक्त तो लीगल हुआ करती थी, अगर आप जब एक पूरा हिंदुस्तान हुआ करता था उस वक्त। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ये एक बॉर्डर पे बहुत खुला सब कुछ होना, और फिर आपकी अपनी वल्नरेबिलिटीज इस स्मगलिंग की वजह से, तो डॉलर निकला है ना, 14 से 15 मिलियन डॉलर्स की बात हुई है पर डे निकलने की यहाँ से। सिर्फ हमारे यहाँ डॉलर की जो प्रेशर आया है सिर्फ इस वजह से नहीं आया। अच्छा। लेकिन देखिए बड़ा फैक्टर फिर भी इंपोर्ट्स हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाना, फिर हमारे यहाँ एक्स्ट्रा इंपोर्ट होना, क्योंकि ग्रोथ भी तो हो रही है ना हमारे। हम कहाँ से चीज़ें बनवाते हैं? हम लोकल तो इतनी नहीं बनाते चीज़ें, सारी इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। उसमें एसेंशियल्स की इंपोर्ट्स ही अलवीना 70-80% ऐसा हो सकता है खुरम साहब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इंपोर्ट्स को रोक दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं देखिए, मैं फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया। देखें, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जी इंपोर्ट्स को रोक लिया जाए, इंपोर्ट्स को बंद कर दें, ड्यूटीज लगा दें, खत्म करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखें, बात ये है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी इक्वेशन है। अच्छा। हम कुछ चीजें बाहर भेजते हैं, कुछ चीजें मंगवाते हैं। अच्छा, हमारे पास अगर चीजें नहीं हैं तो हम अगर ग्रो करना चाहते हैं, भाई एक इंसान अगर ग्रो करना चाहता है तो वो तो कहीं ना कहीं खर्च करेगा ना चीज को। अगर आप उसको लोकल चीज देंगे वो लेगा अगर कंपेटिटिव है, वरना वो बाहर से मंगवा लेगा। वो ये तो नहीं कर सकता कि मैं खर्चा करना छोड़ दूं, तो वो तो ग्रोथ ही नहीं होगी ना इकोनॉमी में। आपको पता है कंजम्पशन जो है, यानी कि खर्च करना किसी भी मैशत का अव्वलीन वो है, सबसे सेंट्रलाइज्ड जुज़ है उसका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे बताएं, अगर इंसान खर्च करना छोड़ दे तो कोई प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करेगा? वो नहीं करेगा ना। वो कहेगा ये खर्च ही नहीं करते, मैं किसके लिए बनाऊं? तो देखें, ये इंपॉर्टेंट है कि लोग खर्च करें। हमारी यंग इकोनॉमी है, हम सेव कम करते हैं, खर्च ज़्यादा करते हैं, तो ये बुराई नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं यार इंपोर्ट्स को रोक लें। आप इंपोर्ट्स को क्यों रोक लें? इंपोर्ट्स की जगह एक्सपोर्ट को इतना बढ़ा दें आप कि इंपोर्ट्स खुद ही से फंड होना शुरू हो जाएं। भाई चाइना ये तो नहीं करता ना कि इंपोर्ट्स वो जो है वो $2 ट्रिलियन की इंपोर्ट करता है, तो वो एक्सपोर्ट भी $3.5 ट्रिलियन की करता है, तो उसका जो बैलेंस है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो वो ये नहीं कहता कि मेरी इंपोर्ट्स को कम करो, वो ये नहीं कहता कि मेरी कॉस्ट को कम करो, वो कहता है मेरा रेवेन्यू बढ़ाओ, मेरी आमदन बढ़ाओ। पाकिस्तान की इस वक्त अगर आप सिनेरियो को देखें तो फिर भी क्या ये पाकिस्तान की फेवर में नहीं रह सकता अगर ये तरीका कार अपनाया जाए या स्लो डाउन कर लें? नहीं देखें फिर वही बात है कि हम ग्रोथ को स्लो डाउन कर लें फॉर द टाइम बीइंग, स्ट्रक्चरल इश्यूज को ठीक करें, ये बात ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बाबा आप इंपोर्ट्स अगर ये कहते रहेंगे ना हम इंपोर्ट्स को रोकें, हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। आखिर एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए ये भी बता दीजिए कि डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट इश्यूज क्यों नहीं बढ़ा सकते हम? हमने आज तक R&D पे जोर दिया है, हमने आज तक ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट किया है, हमने अपनी एजुकेशन को बेहतर किया है, अपने एक आम पाकिस्तानी को इस काबिल किया है कि इंटरनेशनली वो कम्पीट कर सके, किसी फोरम पे बिठाएं उसको और वो उसी वेवलेंथ पे सोच सके जिस तरह एक डेवलप इकोनॉमी का बंदा सोचता है। हमने किया है। अब आपको समझ में आई कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ती है? एक्सपोर्ट ये नहीं बढ़ती कि रुपये को नीचे कर देंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। नहीं है हमारे पास, तो और जो थिंक टैंक्स हैं उनको आप खुद ही जवाब दे रही हैं, आप खुद ही जवाब दे रही हैं, पता है अपने ही सवाल का, और बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें प्रॉब्लम वही है, हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं।
हमने सब्सिडी पे इस वक्त हर वक्त गुजारा किया है, हमने प्रोटेक्ट किया है अपनी इंडस्ट्रीज को, ये सही नहीं है। अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव करने के लिए उसको हमें मार्केट में मैदान में डालना है कि लड़ो, आप मैदान में हो, अब लड़ोगे जीतोगे तो आप वापस आओगे। हमारी टीम ने क्या किया है, मैं क्रिकेट को रिलेट करता हूँ इससे। टीम को कब से टीम जो है ना वो डिप्राइव्ड थी कि यहाँ कोई आ नहीं रहा, आए थे बीच में फिर चले गए, कितना बड़ा जो है डिस्करेजमेंट है ये। और दुबई तक हम लिमिटेड थे खेलने के लिए, ऐसे ही था ना। तो हमने कैसा टर्न आउट किया और किस तरह किया, हिम्मत से किया ना, हमने कोशिश की ना और सबको टफ टाइम दिया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड तक सोचने पे मजबूर थे कि इस टीम से अब हम ये हल्की टीम नहीं है। अब इंडिया को जिस तरह से हमने मात दी, उसके बाद से आपने देखा था मोरल कैसे बिल्ड हुआ। ये हमें चाहिए यहाँ पे ना, हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है, अपनी इंडस्ट्रीज को फेंकना है मार्केट में कि जाएं कम्पीट करें, कम्पीट करके आए, फिर इंसेंटिव लें मुझसे। ये हम करेंगे नहीं, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? मुझे बताएं, अगर आप अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन हम उस स्केल पे अगर नहीं करते काम, अच्छी प्रोडक्ट बना के मार्केट में नहीं देते, तो कोई क्यों हमारी प्रोडक्ट लेगा? सिर्फ इसलिए लेगा कि वो सस्ती है। सस्ती आंसर नहीं है। तो मेरी बात समझें आप, इंपोर्ट को कम करना ज़रूरी है। देखें, अननेसेसरी इंपोर्ट को आप सब्स्टिट्यूट करें, लोकल इंडस्ट्री को आप दें टारगेटेड जो है ना इंसेंटिव कि देखें आपके पास अगर चिप दुनिया में, मेरा लास्ट पॉइंट, अगर दुनिया में चिप जो है इस वक्त शॉर्ट है, जो मोबाइल में भी डलती है, गाड़ी में भी डलती है, पूरे हर चीज़, हर टेक्नोलॉजी का जो है वो सेंट्रलाइज जुज है, तो उसको अगर हम उस पर काम करना शुरू करें, ये हम टारगेटेड इंसेंटिव करके, टारगेटेड अप्रोच करके कोई ऐसी प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते या इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं करते जिससे हम दुनिया में कम्पीट कर सके, फॉरन कोई हमें जो है उसके रिजल्ट्स मिले। ये नहीं करेंगे तो फिर हम यही करते रहेंगे, इंपोर्ट्स को रोकें, दूसरे एंड को हम भूलते रहेंगे। ठीक है खुर्रम साहब, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे नैब की रिकवरीज के हवाले से कि नैब की आखिर रिकवरीज का क्या मामला है, क्योंकि हुकूमत जो है उसकी तरफ से एक बयान आया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, साथ ही साथ नैब ने अपना रीबाटल भी इसके ऊपर पेश किया। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।